जीपेट का जो एग्जाम है आने वाले 4 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। यानी हमारे पास अगर कुल मिलाकर बात करें तो 120 डेज के आसपास समय बचा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट करें हम फार्मा या एमएस करें नाइपर्स या किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जीपेट का एग्जाम। इस एग्जाम का मीडियम क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स का एक सिंगल सब्जेक्ट होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें? बच्चे थोड़े से घबराते हैं, इसको पढ़ने से थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट लैंग्वेज है। बट कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन और अच्छा रैंक अगर अचीव करना है तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पर आपको एक एग्जाम का पैटर्न अगर हमें समझना है, एग्जाम का पैटर्न अगर फॉलो करना है, एग्जाम की हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। लेकिन आ गया तो मैं बता रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपसे बनता है तो 4 मार्क्स देकर जाएगा। सोचिए आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन कितना आगे चला जाए। देखिए, ये स्टेट बताने का उद्देश्य दोस्तों इतना है कि ताकि हमें ये पता रहे कि हमें अब किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, आप देख सकते हैं यहां पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मास्टरिंग फार्मास्यूटिक्स अ 4 मंथ पावर प्लान फॉर द जीपेट 2025। तो दोस्तों, जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि जीपेट का जो एग्जाम है कि आने वाले 4 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। यानी हमारे पास अगर कुल मिलाकर बात करें तो 120 डेज के आसपास समय बचा हुआ है। अगर देखें मोटे मोटे तौर पर, अगर हम बात करें इन 120 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, उस स्ट्रेटजी पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो बच्चे फार्मास्यूटिक्स को में सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि सब्जेक्ट ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट में या स्कोर में गड़बड़ी कर सकता है, उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफिकल्टी कहां कहां से आपको इस सब्जेक्ट में हो सकती है और उस डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा एग्जाम के बारे में, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि जीपेट की तैयारी हो सकता है कि इन 4 मंथ्स में करना शुरू करने जा रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इस वीडियो में लेकर आऊंगा कि इस पॉइंट पर आऊंगा कि इस एग्जाम का जो 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 बेसिक्स है कि एग्जाम के पैटर्न क्या है, एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी क्या है, एग्जाम के क्या एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है और सब्जेक्ट का डिवीजन कैसा है। और बेसिकली मैं इस जो आप इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे किस पर, फार्मास्यूटिक्स की प्रिपरेशन जो क्या होनी चाहिए हमारे 4 मंथ्स के लिए, जिससे हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। और फार्मास्यूटिक्स क्या क्या वेटेज है इस एग्जाम में, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्या क्या कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो उन सब पहलुओं पर, उन सब पॉइंट्स पर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैटर्न ऑफ जीपेट एग्जामिनेशन। जीपेट एग्जाम जो हमारा जो भी होने जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो फार्मा एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हम कि अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएट करें, हम फार्मा या एमएस करें नाइपर्स या किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जीपेट का एग्जाम। और साथ ही साथ कुछ बच्चे जो ऐसे पीएचडी में परस्यू होना चाहते हैं, पीएचडी इनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए भी आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करती है। तो दोस्तों, ये एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें इस एग्जाम के बेसिक पैटर्न को समझना होगा। क्या क्या इनकी जो बेसिक चीजें हैं वो उस पर हम नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे की बात ये आती है कि इस एग्जाम का मीडियम क्या होता है, कौन सा मीडियम है, हिंदी मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम में होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बेसिकली इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हमारा क्या होता है कि बी फॉर्म होना जरूरी है, या बी फॉर्म 3rd ईयर या फाइनल ईयर अगर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बी फॉर्म अभी भी इंग्लिश मीडियम में ही हो रहा है। तो पॉसिबल सी बात है, संभव सी बात है कि यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न होगा
वो कैसा होगा, आपका इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। तो दोस्तों इंग्लिश से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना तो सीख ही जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो करेक्ट आंसर भी आप लगा सकते हैं। दूसरी खास बात, क्या इस एग्जाम का मोड होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो इसका जो पैटर्न है वो ऑनलाइन ही होगा। और आपको बताना चाहूंगा कि साल में एक बार होता है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बोला कि ये करीब करीब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मंथ के बाद ये एग्जाम हो सकता है। जून के आसपास, लास्ट ईयर जो डेट थी वो जून में थी, लेकिन उससे पहले अप्रैल में भी हो चुका है, और उससे पहले ये एग्जाम जनवरी और फरवरी में और मार्च में भी हुआ है कभी कभार। तो यहाँ पर एग्जाम का ऐसा कोई फिक्स कह सकते हैं कि मंथ नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ ईयर्स में आफ्टर कोविड ये एग्जाम अप्रैल, मई और जून जैसे ये मंथ्स में हुआ है। तो इसलिए हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एग्जाम का किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एग्जाम का जो कह सकते हैं कि जो पॉसिबल जो मंथ्स हो सकता है वो मई या जून हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं इसमें कि ड्यूरेशन क्या रहती है, कितने टाइम में हम इस एग्जाम को मींस कह सकते हैं कि अपेयर करते हैं, कितने टाइम मिलता है हमें इस क्वेश्चन एग्जाम में कह सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर पूरे 3 आवर्स समय मिलते हैं इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहता हूं, इन 3 आवर्स में हम 125 क्वेश्चंस या 125 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जनरल चीजें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ये टोटल 500 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, और साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो दोस्तों कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होती, जैसे हम देखें फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं या कुछ और भी एग्जाम्स हैं जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन जीपैट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग होती है। तो दोस्तों ये माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है, और एग्जाम जब आप दोगे तो डेफिनेटली आपके मन में एक थोड़ा सा डर रहेगा कि कहीं हमारा -1 ना हो जाए, कहीं कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका -1 हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस एग्जाम में अच्छी तैयारी के साथ उतरना होगा, ताकि हम माइनस मार्किंग को कम से कम फॉलो करें, या माइनस मार्किंग हमारी कम से कम हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 125 क्वेश्चंस आएंगे, और 125 क्वेश्चंस में आपका हर क्वेश्चन का जो कह सकते हैं वेटेज है, मार्क है, वो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो मतलब टोटल मिला के 125 मल्टीप्लाई 4 अगर हम करते हैं तो टोटल 500 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और अब इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो वेटेज है वो किस किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या बोला कि जो एग्जामिनर है उसने जो कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसने जो आपका जो कह सकते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। मैं सेक्शन ही बोलूंगा यहाँ पर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेक्शन, फार्मास्यूटिक्स सेक्शन, फार्माकोलॉजी सेक्शन, फार्माकोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर कुल मिला के देखें तो 5 सेक्शंस हैं, और इन 5 सेक्शंस में अगर हम देखें तो वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो जो वेटेज है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका, ये हमारे लिए जानने वाली बात है, समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके बेसिकली अगर हम देखें तो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री जैसे आएंगे। वही फार्मास्यूटिक्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिक्स में कवर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट में आपका हो गया फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साथ ही साथ में आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो यहां पर अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 38 क्वेश्चंस है, और फार्मास्यूटिक्स का जो वेटेज है वो भी 38 क्वेश्चन है, और फार्माकोलॉजी का जो वेटेज है वो 28 है, थोड़ा सा कम है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट यहां पर जीपेट के एग्जाम में छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी का अपना अपना एक क्रूशियल रोल होता है रैंक के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए। लास्ट अगर हम बात करें, सेकंड लास्ट अगर हम बात करें तो फार्माकोग्नोसी को देखें तो इसका जो वेटेज है वो 10 क्वेश्चन है, और लास्ट में अगर देखें तो अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं, अदर सब्जेक्ट्स में जो वेटेज रहेगा वो उसका 11 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपके ज्यादातर फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स ही हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स का जो वेटेज, सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो अच्छा खासा होता है।
तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको सिलेक्शन और अच्छा रैंक अगर अचीव करना है तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पर आपको एक कह सकते हैं कि कमांड बनानी होगी। चलिए दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ये कट ऑफ के बारे में। जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ क्या रहता है इस एग्जाम का, हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। वैसे आपको पता भी होगा, हालांकि लास्ट ईयर ऐसा पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं आएगा क्योंकि परसेंटाइल में मार्क्स थे, तो ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है। आप देख सकते हैं यहां पर जनरल का 240 से 250, ईवीएस में 210 टू 220। देखिए रेंज दिया गया, पर्टिकुलर एक कोई कट ऑफ एक पर्टिकुलर मार्क्स नहीं दिए गए हैं, कोई रेंज दिया गया है। ओबीसी 190 से 200 और एससी एसटी का 160 से 170 कट ऑफ था। देखिए दोस्तों, अगर पुराने सिनेरियो में अगर हम जाके बात करें 10 साल पुराने, अगर मैं पीछे लेकर जाऊं आपको 2016 या 2017 में लेकर जाऊंगा, तो वहां पर कट ऑफ बहुत कम रहता था। कट ऑफ कम रहने का कारण देखिए क्या होता है कि एक सबसे बड़ा कारण आता है पेपर का लेवल। अभी थोड़ा सा पेपर का लेवल, मैं नहीं कहता कि बहुत लो हो गया, थोड़ा सा सिंपल कर दिया बच्चों के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको क्वालिफाई हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब इसमें सिलेक्ट हो। तो इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा सा पुराने पेपर्स के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा तो सिंपल हुआ, इसलिए कट ऑफ बढ़ जाता है। तो उसको कट ऑफ हो सकता है कि इस ईयर अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा सा टफ आ जाए तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कट ऑफ का डिपेंड कट ऑफ की डिपेंडेंसी करती है पेपर का लेवल। बच्चे तो देखिए 4000 सिलेक्ट होने हैं, उन्हें 4000 बच्चे सिलेक्ट करने हैं एनी हाउ। ठीक है, जो भी हमारी जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है 4000 बच्चों को सिलेक्ट करेगी, लेकिन अब 4000 बच्चे अब वो कितने मार्क्स हो सकते हैं। इस बार अगर हम देखें टॉपर का 400 प्लस मार्क्स थे। टॉपर जो फर्स्ट रैंक था बच्चा, उसका कितना मार्क्स था, 400 प्लस था। अभी तक हिस्ट्री में कभी नहीं आया ऐसा। थोड़ा सा पेपर सिंपल था, क्योंकि सिंपल इसलिए भी था क्योंकि अभी इससे पहले जो एग्जाम जो हमारा जीपेट का एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो एनटीए कंडक्ट कराता था, लेकिन अभी इस लास्ट ईयर अभी एक नई बॉडी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था। नई नई बॉडी थी, थोड़ा सा पेपर सिंपल ही होता है। जब बॉडी बदलती है तो पेपर सिंपल ही आता है, लेकिन इस साल पेपर का लेवल डेफिनेटली उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं अब सब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं हम, धीरे धीरे जो टॉपिक था हमारा उसकी तरफ आ रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिक्स, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का एक सिंगल सब्जेक्ट होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें बंच ऑफ सब्जेक्ट्स, फार्मास्यूटिक्स नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बंच ऑफ सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है इसका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, कॉस्मेटिक्स टेक्नोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, नोवल एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। एग्जाम का पैटर्न अगर हमें समझना है, एग्जाम का पैटर्न अगर फॉलो करना है, एग्जाम की हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। क्योंकि देखिए अगर हम देखें फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है आपका, उससे कहीं ना कहीं मिलते हैं। जैसे सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में अगर बात करें तो सस्पेंशन इमल्शन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो और सस्पेंशन इमल्शन आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ते हो। जैसे कि हम बात करें कि जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, तो जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है काफी डिपेंड करता है, काफी हद तक कोरिलेट होता है किससे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से। और इसी तरीके से अगर देखें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक रिलेटेड होता है। तो हमें देखिए जब तैयारी करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं पढ़ना, मिलाकर पढ़ना है। कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं तो हमें बड़ा मजा आता है। जैसे सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स देखें, इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स है, एडीएमई है। तो एडीएमई को अगर हम देखें, बात करें दोस्तों, अगर देखें तो इसको हम फार्माकोलॉजी जब पढ़ रहे हो, जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में पढ़ सकते हैं, बड़ा मजा आएगा क्योंकि टॉपिक्स वही हैं। इसमें थोड़ा सा बायो फार्मास्यूटिक्स में वो एडीएमई थोड़ा सा डिटेल में है और वहां पर एडीएमई जो है थोड़ा सा शॉर्ट में है, लेकिन बात वही, एडीएमई बदल तो नहीं जाएगा सब्जेक्ट बदलने से। तो ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है, स्मार्ट स्टडी का एरा है। तो अगर जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं डेफिनेटली वो कम एफर्ट से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो हमें इस चीज पर बहुत ध्यान देना होगा दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा स्टैटिक्स पर चलते हैं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है, लास्ट 5 इयर्स अगर हम बात करें
तो हमारे जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट कमतर नहीं आंकना चाहिए हमें, क्योंकि अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, हम बात करते हैं रिजल्ट की, हम बात करते हैं रैंक की, तब हमें हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। हर जो कह सकते हैं टॉपिक है उसको कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। फिर भी अगर समय कम रहता हमारे पास तो हमें कुछ स्पेसिफिक वेटेज वाले टॉपिक्स को फॉलो करना है। एनीवे, सिलेक्शन के लिए मैं तो ये कहूंगा कि देखिए रैंक्स के लिए तो देखिए सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के लिए हमें पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय कम रह गया हमारे पास। अगर ओवरऑल बात करें तो समय हमारे पास मैक्स टू मैक्स 4 to 4.5 मंथ रह गया है, और उसके बाद उससे पहले भी हो सकता है एग्जाम। तो इसलिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोनों ही कंडीशंस के लिए। तो इसलिए हमें अब स्मार्ट स्टडी के थ्रू हमें इस सब्जेक्ट पर कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा ही ज्यादा वेटेज है इसका एग्जाम में। अगर हम बात करें तो यहां पर अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का 2024 में 11 क्वेश्चन पूछे गए 2023 के फर्स्ट पेज, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 में जो एग्जाम हुआ था 2 फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज में आपके 16 क्वेश्चन आए थे, सेकंड फेज में आपके 12 क्वेश्चन थे, और 2022 में अगर बात करें 16 क्वेश्चन थे इस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से, और 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में। अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स के जितने भी सब्जेक्ट है तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के ही आता है। और लेकिन आपको बताना चाहूंगा चैप्टर्स भी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, जैसे आप बात करें कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडी से, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, टैबलेट, कैप्सूल्स, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, पेरेंटल प्रिपरेशंस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, एरोसॉल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो इसलिए सब्जेक्ट की ऑब्वियस सी बात है वेटेज ज्यादा है। उसके बाद अगर देखें फिजिकल फार्मेसी, तो अलग अलग ईयर वाइज अगर हम बात करें तो 2024 में 6 क्वेश्चन, 2023 की फर्स्ट फेज में आपका अगर देखें तो 10 क्वेश्चन, सेकंड फेज में 6 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो अब क्वेश्चन की काउंटिंग कभी कभार इसमें भी हो जाती है। फार्मेसी से सस्पेंशन इमल्शन का क्वेश्चन आ गया तो काउंटिंग आपकी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं और फिजिकल फार्मेसी में भी कर सकते हैं। फिजिकल फार्मेसी थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आपने कमांड कर ली एक बार दोस्तों, तो ये इससे जो टफ क्वेश्चन अगर बनते हैं तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से ही बनते हैं, और जो रैंक में जो डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आपकी रैंक को आगे लेकर जाएंगे, वो ये फिजिकल फार्मेसी सब्जेक्ट है, वही आपको आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें बायोफार्मास्यूटिक्स, तो ईयर 2024 में 4 क्वेश्चन, 2023 की फर्स्ट फेज में 4 क्वेश्चन, सेकंड फेज में 5 क्वेश्चंस, और फिर 2022 में 7 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग फार्मेसी जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, बोला कि अरे डिप्लोमा जैसा टॉपिक है, क्या पूछा जाएगा इसमें जीपैट जैसे एग्जाम है। लेकिन आप स्टैटिक्स देखिए, आप कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए। 5 क्वेश्चन ईयर 2024 में, 23 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेकंड फेज में, 2022 और 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। कॉस्मेटिक्स से क्वेश्चंस 2010 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ गया तो मैं बता रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपसे बनता है तो 4 मार्क्स देकर जाएगा। सोचिए आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन कितना आगे चला जाएगा। उसके बाद अगर देखें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, और इससे 100% क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा लॉज हैं, आपने देखा होगा एक्ट्स और लॉ हैं, शेड्यूल्स हैं, फॉर्म नंबर हैं। बच्चे थोड़े से घबराते हैं इसको पढ़ने से, थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट अगर एक बार अच्छे से लर्न कर लिया आपने, जो आपकी इसकी कह सकते हैं कि बॉडीज हैं, बॉडीज के बारे में, बॉडीज के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और ईयर्स के बारे में,
शेड्यूल्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, कौन सा एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, कौन सा शेड्यूल किसके लिए होता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, कम एफर्ट्स में आप इसमें ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और देखिए कॉन्स्टेंटली आपका 5 to 7 क्वेश्चन पूछे गए इस एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, तो अगर हम देखें तो इसमें भी पिछले कुछ सालों से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, जैसे 4, 3 इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। लास्ट ईयर 8 क्वेश्चन पूछे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और 2023 के फर्स्ट फेज में 7 और 23 में 2 क्वेश्चन और 22 में 1 क्वेश्चन और 21 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैनेजमेंट से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, यदा कदा पूछे जाते थे। मैनेजमेंट में क्वेश्चन नाइपर जेई जैसे एग्जाम, और अगर हम बात करें आपके जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, उसमें पूछे जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2023 में फर्स्ट फेज में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये एक आपका कह सकते हैं कि जो फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनकी थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट 5 ईयर की स्टैटिक्स है। इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में, जीपैट के एग्जाम में, इन सब्जेक्ट्स में किसका वेटेज ज्यादा है और कौन सा सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना है। अब यदि हम बात करें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने आपको बोला था, स्पेशली बोला था कि इसमें इस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर कि सब्जेक्ट वाइज जो डिवीजन है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं देखिए कुछ इस वीडियो में मैं पूरा तो हर जो फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट हैं उसमें हर टॉपिक का स्टैटिस्टिक्स तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो आपके जो फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उसके जरूर मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर का, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें प्री फार्मूले जो आपका ये 2023 स्टेक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो प्री फॉर्मुलेशन, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताए थे कुछ देर पहले। तो यहाँ पर अगर देखें प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ईयर 2024 में। 1 क्वेश्चन था 2023 के फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म, जिसमें अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था आपका 2024 में। 3 क्वेश्चन फर्स्ट फेज में पूछे गए थे आपके 2023 के, और 2023 की सेकंड फेज में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पाउडर डोजेस फॉर्म से 2023 की फर्स्ट फेज में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इमल्शन के बारे में अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 की फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में 1 क्वेश्चन। वहीं अगर बात करें सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का, 1 क्वेश्चन फर्स्ट फेज 2023 का और 5 क्वेश्चन सेकंड फेज में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। टैबलेट डोजेस फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे क्रूशियल टॉपिक है आपका टैबलेट डोजेस फॉर्म। अगर टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यहाँ पर आपके 2024 में। फर्स्ट फेज में आपके 2023 के 4 क्वेश्चन, और अगर हम बात करें सेकंड फेज में तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी तरीके से कैप्सूल चैप्टर अगर देखें तो 3 क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा स्टरलाइजेशन, स्टाइल प्रोडक्ट्स, एरोसॉल और पैकेजिंग जो टॉपिक्स हैं आपके, इनसे भी अलग अलग लास्ट 2 इयर्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम देखें दूसरा, अगर बात करें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अगर देखें तो स्टेट ऑफ मैटर, विस्कोसिटी रियोलॉजी, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना, कोर्स डिस्पर्शन, माइक्रोमैग्नेटिक स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना इन कैप कॉम्प्लेक्सेशन। तो आप देखेंगे इनमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी रियोलॉजी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना जो टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो हमें इसकी भी तैयारी करके रखना पड़ेगा। माइक्रोमैग्नेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिकल फार्मेसी का, तो इसको भी हमें अच्छे से तैयार करना है। देखिए, ये स्टेट बताने का उद्देश्य दोस्तों इतना है कि ताकि हमें ये पता रहे कि हमें अब किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। स्टैटिक्स आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए, उस तरीके से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर हीट फ्लो, ड्राइंग, फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मिक्सिंग, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा साइज रिडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साइज रिडक्शन और ड्राइंग, लास्ट ईयर अगर हम देखें ड्राइंग, साइज रिडक्शन और मिक्सिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इनकी तैयारी करनी होगी, इन पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों।
चलिए उसी तरीके से अगर बात करें डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में बात करें तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से 2 क्वेश्चन, लास्ट ईयर प्रिस्क्रिप्शन से 2 क्वेश्चन, हॉस्पिटल फार्मेसी से 1 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन टॉपिक्स पर भी हमें ध्यान देना होगा अगर हमें अच्छी रैंक्स अचीव करनी है तो। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कॉमन डिफिकल्टीज क्या हैं जीपेट प्रिपरेशन में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के लिए और उनका पॉसिबल रेमेडीज क्या होगी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेरे लिए भी, अगर मैं भी आपके अपने समय में जब स्टूडेंट था तो मुझे भी जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम मैं मुझे लगता है कि वो भी आपको प्रॉब्लम होती होगी कि आपको जो एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में, उन एक्सिपिएंट्स के एग्जांपल्स याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे कौन 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 से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में भी अगर हम देखें चैन ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, कोई क्वेश्चन डीप पूछा जाता है चैन ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स कौन सा एसिडिक प्रिजर्वेटिव है, कौन सा मर्क्यूरियल्स है। विस्कोसिटी मॉडिफायर्स में बात करें कौन सा नेचुरल गम है, कौन सा आपका सेलुलोजिक डेरिवेटिव है, कौन सा सिंथेटिक आपका विस्कोसिटी मॉडिफायर है, कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सब बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज यहां पर ही इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में जो एक्सिपेंट हम लोग देखते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आपके टॉपिक में, इस टॉपिक में जो एक्सिपेंट आप यूज कर रहे हैं वो दूसरे में यूज नहीं होगा, दूसरे फॉर्मुलेशन के लिए यूज नहीं होगा। जैसे कि हम सिंपल ही अगर हम बात करें, सिंपल जैसे विस्कोसिटी मॉडिफायर देखते हैं, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म में ये विस्कोसिटी इनहांस करने का काम करते हैं। इन्हीं एग्जांपल्स को हम सस्पेंशन में एज अ सस्पेंडिंग एजेंट कंसीडर करते हैं और इन्हीं एग्जांपल्स को हम इमल्सिफाइंग इमल्शन में एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कई जगह टैबलेट में अगर हम इन्हीं को अगर देखें, टैबलेट्स में भी पढ़ते हैं तो टैबलेट्स में कई जगह बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट और इवन कोटिंग एजेंट का भी वर्क करते हैं। तो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपने दिमाग में देखिए, आपके दिमाग में ये आता है कि कोई भी, जैसे सपोज दैट जैसे जिलेटिन, आपके दिमाग में जिलेटिन पढ़ रहे हैं आप, कैप्सूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग जिलेटिन से होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जिलेटिन और कहां-कहां यूज होता है। जिलेटिन विस्कोसिटी मॉडिफायर है, जिलेटिन सस्पेंडिंग एजेंट है, जिलेटिन इमल्सिफाइंग एजेंट है, जिलेटिन फिल्म फॉर्मर है और शेल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स भी बनाते हैं, जेलिंग एजेंट भी है। तो हमें ये दिमाग में जब भी कोई एक्सीपेंट आता है तो हमें बिल्कुल रिकॉल करना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी एक्सीपेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो गलत नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार मशीन्स के मशीन्स जो आप जैसे इंजीनियरिंग में आप मशीन्स यूज करते हो, पढ़ते हो, कुछ आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में जैसे टैबलेट मशीन पढ़ते हो, तो टैबलेट उनके पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे आपने देखा होगा होपर का काम क्या होता है, डाइस का काम क्या होता है, पंचेस का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी कॉज हो सकती है। तो आपके लिए क्या करना है, आपको मशीन को अच्छे से देखना, उसका डायग्राम और उनका एक दिमाग में एक तरीके से मेमोराइज करके रखना है उन चीजों को कि हाँ ये पार्ट ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हमारे दिमाग में बिल्कुल उसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, आपका दोस्त है, आप आपसे कभी दोबारा मिलता है तो आप उसके फेस को पहचान लेते हैं हमारा दोस्त है। उसी तरीके से मशीन का है, मशीन को आपको पता होना चाहिए कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स है और इनके फंक्शंस क्या है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखना एक बड़ी डिफिकल्टी होती, मुझे भी बहुत होती थी, नंबर्स याद रखना। कई बच्चे नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज याद कर रहे हैं, सर एक्सीपेंट का परसेंटेज याद कर रहे हैं। दोस्तों एक्सीपेंट का परसेंटेज याद करना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है और मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके एक्सीपेंट के जो आप परसेंटेज अगर आप याद रखने जाएंगे कि इतना इतना यूज होता है तो आप परेशान हो जाएंगे। यहां पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करूं कुछ स्पेसिफिक चीजों पर। कैसी स्पेसिफिक? जैसे जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कितना होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। रेनॉल्ड नंबर कितना होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है ना। ये हेपा फिल्टर की इफिकेसी कितनी होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, 99.97%। कितने साइज के पार्टिकल को रिटेन कर सकता है, अप टू 0.3 माइक्रोन। ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बोल रहा हूं तो आप परसेंटेज याद मत करने चले जाना। यहां पर आपको केवल और केवल फोकस करना है किस चीज पर, आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के ऊपर, स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर, जहां पर पूछा जाता है। परसेंटेज नहीं याद रखना, आपको इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन याद नहीं करना। यस। तीसरे चौथा जो डिफिकल्टी आती है वो क्या है कि कैसे हम जो मशीन जो रहती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में
प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मशीन कैसे वर्क करती है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। थोड़ा समझ कर आप फ्लो चार्ट बनाकर अगर इसको करेंगे तो आसान हो जाएगा। इवोल्यूशन टेस्ट पैरामीटर भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है हमारे लिए। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी वहां पर भी पूछी जाती है। जैसे टैबलेट में अगर हम देखें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछ लिया जाता है, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स के स्पेसिफिकेशंस है वो भी। तो इवोल्यूशन पैरामीटर कौन कौन से जो आपके जो फॉर्मुलेशन है उनमें कौन कौन से इवोल्यूशन पैरामीटर्स होते हैं, ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है। और इवोल्यूशन पैरामीटर के स्पेसिफिकेशंस क्या है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ये हमारे लिए याद रखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, स्टेप्स जो आप फार्मास्यूटिकल जो कह सकते हैं कि जो फॉर्मुलेशंस हैं जो आप बना रहे हैं उनकी स्टेप्स क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग की स्टेप्स क्या होती हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी टास्क है हमारे लिए। लेकिन इसमें देखिए, मैं सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि रिवीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए। आप अगर सोचे कि सिंगल टाइम आप एक बार पढ़ के आप अगर किसी चीज को आप सीख जाएं, मैं भी नहीं सीख सकता, कोई भी नहीं सीख सकता। 2 या 3 बार अगर आप इन चीजों को आप रिवाइज करेंगे तो अब बड़ी आसानी से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, जो भूलने की जो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपको रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। इस 4 मंथ्स में आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, कहां कहां से एमसीक्यू सॉल्व करना है, किस तरह से, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आज जो बात हो रही है कि वो फार्मास्यूटिक्स में जो सब्जेक्ट है वो हमारी डिफिकल्टीज है और उसके लिए ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कोशिश करेंगे, उस पर बात होगी। वर्किंग प्रिंसिपल, हम लोग कई बार किसी इक्विपमेंट्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना, उसको भी हमें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन बड़ा ही सिंपल है, आप एक टेबल बना लीजिए। जैसे आपके जो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट है उनका प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बॉल मिल का, तो बॉल मिल का जो प्रिंसिपल क्या होता है, इंपैक्ट और अट्रीशन। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनाकर, आपका वैसे आपके पास जो कंटेंट होगा, डेफिनेट सी बात है कि उसमें टेबल होगी और उस टेबल में सभी जो इक्विपमेंट्स है उनके प्रिंसिपल भी दिए गए रहते हैं। तो आपको उनको लर्न करना, एक साथ लिख कर, अगर नहीं भी मिल रहा है आपको तो एक साथ लिख लेना है आपको कि ये वाला इक्विपमेंट है इसका जो प्रिंसिपल है, ये वाला इक्विपमेंट है इसका ही प्रिंसिपल है। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 या 2 पेज लगेंगे आपके आपकी कॉपी में और वो आपका काम हो जाएगा। उसको 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी खास बात क्या है कि एक जो लास्ट जो स्ट्रगल हमारे पास जो फील करते हैं हम, इवोल्यूशन टेस्ट के जो स्टेप्स रहती है उनको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी कॉज हो सकती है। तो ये कुछ डिफिकल्टीज हैं जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में आती हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं, या कह सकते हैं अनलॉक द सीक्रेट टू फार्मास्यूटिक्स मिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स मिस्ट्री को अनलॉक करने के लिए, हालांकि बहुत सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब प्रॉब्लम्स बता रहा था तो उसमें बता दिया, जैसे मास्टर फॉर्मुलेशन। तो इंग्रेडिएंट्स को आप बार बार रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, तो आपको काम आसान हो जाएगा। मशीन्स को आप विजुअली आप देखिए, बुक्स में जाकर देखिए, या बुक्स में अगर नहीं मिलता है तो आजकल आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, वहां पर जाकर देखिए, आराम से वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। प्रिंसिपल समझिए कि वर्किंग प्रिंसिपल किस मशीन का प्रिंसिपल क्या है, मैकेनिज्म क्या है। स्टेप बाय स्टेप्स आप इवोल्यूशन पैरामीटर की, या कह सकते हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो आपके प्रोसीजर है आपके फॉर्मुलेशन के, उनको भी आपको लर्न करना है। इवोल्यूशन टेस्ट भी आपको कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको एक सिंपलीफाइड। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं या जो आपके पास कंटेंट है, उसी को आप उसको उसमें आप चीजें इनपुट डालकर अपना जो भी आपको लगता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सपोज दैट, तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, तो वो उस क्वेश्चन को आपको उसका जो पॉइंट बनाकर वहां पर लिख लेना, आपका दोबारा गलती नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है। तो यहां पर जो मैंने आपको जो बताया आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की डिफिकल्टी क्या है, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी है। जैसे कि हम और बात करें से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। तो इक्वेशंस के लिए आप सिंपली क्या करिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें सारी इक्वेशंस लिख लीजिए। और जैसे इक्विपमेंट्स भी है, इक्विपमेंट्स का क्या क्या एप्लीकेशंस है, जैसे अगर हम बात करें कि जो पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो उनको भी आप एक साथ लिख सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या रहेगी, आपके नोट्स। मैं आपको बार बार बोलूंगा, यहां पर भी बोलूंगा कि आपके इन 4 मंथ्स में आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो खाली आप पढ़िए मत बुक से, आप लिखते भी जाइए कहीं पर। क्योंकि जब लास्ट टाइम आएगा, जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो ये नोट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं।
इनसे ही आप मेमोराइज इन्हीं को आप रिवाइज करके चीजों को रिकॉल करेंगे और नोट्स में लिखा हुआ आपको बशर्ते एक एक कह सकते हैं कि जो वर्ड बाय वर्ड आपको याद रहता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है आप लोगों से कि ये 4 मंथ है, इनको बड़े अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कि स्मार्ट स्टडी प्लान फॉलो कीजिए। आप देखिए किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा रिवाइज कीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग हमेशा ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मुझे विदा दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कह सकते हैं कि एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।